आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी जब भी कोई शेयर होल्डर अमाउंट पे नहीं कर पाता अपने एरियर अमाउंट्स का, जैसे मान लीजिए कंपनी कॉल किया अलॉटमेंट का अमाउंट, कंपनी ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट कॉल किया और कोई शेयर होल्डर नहीं पे कर पा रहा है अमाउंट, तो उसका अमाउंट एरियर हो जाएगा और फिर कंपनी उसको नोटिस देगी। 3 नोटिस देती है अमाउंट पे करने के लिए, 14 दिन का एक नोटिस होता है। अगर वो नहीं पे कर पाता है अपने एरियर अमाउंट्स का उसके बाद भी, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। तो अब फॉरफीचर में कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या करेगी, जो भी शेयर होल्डर का शेयर है वो कैंसिल कर देगी, यानी उसकी होल्डिंग अब कैंसिल हो जाएगी और जो अमाउंट वो पे कर चुका है कंपनी उसको क्या कर लेती है, कैप्चर। आ रहा समझ में? जैसे मान लिया 100 रुपये का शेयर है, शेयर होल्डर 40 रुपये दिया, 60 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो कंपनी बाकी जो 60 रुपये वो तो अपना वो नहीं दे पा रहा है, 40 रुपये जो पे कर चुका है कंपनी उसको फॉरफिट कर लेगी, उसको वापस लौटाएगी नहीं और उसके शेयर्स को भी क्या कर देगी, कैंसिल। ठीक, तो फॉरफीचर में क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब देखो एंट्रीज क्या होती हैं फॉरफीचर के केस में। हम लोग ये जानते हैं शेयर्स इशू किया जा सकते हैं या तो पार पे, या शेयर्स का इशू हो सकता है किस पे, प्रीमियम पे। ये हमें पता है कि शेयर्स या तो इशू हो सकते हैं किस पे, पार पे, या शेयर्स इशू हो सकते हैं किस पे, प्रीमियम पे। तो पार वाली एंट्री पहले जान ली जाए। अगर शेयर्स ओरिजिनली इशूड हुए हैं पार पे, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर को कैंसिल करेगी। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है। अब कैंसिल करना है तो इसको कैपिटल को क्या करेगी, डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। जो शेयर होल्डर पे कर चुका है वो अमाउंट कंपनी कैप्चर कर लेगी और उसी को डालेगी किसमें, फॉरफीचर में। तो टू शेयर फॉरफीचर। और जो भी अमाउंट्स एरियर हैं, चाहे अलॉटमेंट का हो या कॉल का हो, अगर आपने एरियर की एंट्री वहाँ की है तो यहाँ भी आप एरियर ही क्रेडिट करेंगे। अगर मान लिया एरियर की एंट्री नहीं किया है तो अलॉटमेंट या कॉल जो भी एरियर रहेगा उसका अमाउंट लिख देंगे हम, टू अलॉटमेंट या टू कॉल। तो ये समझ में आ रहा है, ये एंट्री हो गई किस केस में, जब शेयर्स इश्यूड होते हैं किस पे, पार पे। एक चीज़ ध्यान रखना, 100 रुपये का शेयर है, कंपनी 80 रुपये कॉल की है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 80। एक शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है वो पे कर चुका है अगर 80 में से 60 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉरफीचर में कितना, 60। अनपेड कितना हुआ, 20। तो एरियर में कितना जाएगा, 20। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर शेयर्स इश्यू होते हैं प्रीमियम पे, शेयर्स अगर इश्यू हो रहे हैं प्रीमियम पे शेयर्स इश्यू हो रहे हैं और प्रीमियम हैज़ बीन पेड, और प्रीमियम क्या है, हैज़ बीन पेड। अगर प्रीमियम पेड हो चुका है, ठीक, एक्चुअल में प्रीमियम क्या होता है, कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी प्रीमियम अगर पा चुकी है तो उस प्रीमियम को अब कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी का ही होता है, वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर चुकी होती है, कैपिटल रिजर्व में उसको लिख चुकी होती है, अपने रिजर्व में सरप्लस में डाल चुकी होती है। ठीक, तो अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया है तो कंपनी को प्रीमियम जब मिल चुका है तो उसको दोबारा से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। याद रहेगा, अगर कंपनी प्रीमियम मांगी है और शेयर होल्डर प्रीमियम पेड कर चुका है, प्रीमियम हैज़ बीन पेड, ठीक, देन नो एनी एंट्री ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, यानी फॉरफीचर के समय हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड, प्रीमियम का पेमेंट ना हुआ हो, हैज़ नॉट बीन पेड, अगर प्रीमियम का अमाउंट पेड ना हुआ हो, ठीक, नॉट याद रखना, हैज़ नॉट बीन पेड। अगर प्रीमियम का अमाउंट पेड नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दी है। अभी कॉल की है और कॉल करते समय ही प्रीमियम को क्या कर दी, क्रेडिट। अब अगर शेयर होल्डर अमाउंट प्रीमियम का पे नहीं कर पा रहा है, ठीक, तो कंपनी एक्चुअल में उसको क्रेडिट कर चुकी है लेकिन वो अमाउंट मिला तो है नहीं, तो कंपनी उस प्रीमियम को कैंसिल करेगी और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेगी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो यहाँ एक एंट्री और बढ़ जाएगी, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है जो नहीं अनपेड है, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको कंपनी क्या कर देगी, डेबिट। आ रहा समझ में? प्रीमियम कब डेबिट होगा, अगर अनपेड होगा तब। पेड हो चुका है तो प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। और शेयर डिस्काउंट पे तो अब इश्यू होते नहीं हैं, तो ये तो समझ में आ गया सबको फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। अब शेयर्स अगर फॉरफिट किए जाएंगे
तो फॉरफिट करने के बाद यानी शेयर कैंसिल हो चुका है, कंपनी उसको री इश्यू कर सकती है। अब कंपनी क्या कर सकती है, उसको दोबारा से री इश्यू कर सकती है किसी और पर्सन को। तो अब हम लोग एंट्रीज पढ़ेंगे री इश्यू की। देखो, कंपनी शेयर फॉरफिट करने के बाद दोबारा से अगर री इश्यू कर रही है किसी और पर्सन को, तो री इश्यू कर सकती है वो पार पे। अगर पार पे री इश्यू कर रही है, अब सारा पैसा एक साथ ही ले लेना है उसको, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन सब का झंझट नहीं रहेगा। री इश्यू अगर किस पे हो रहा है, पार पे, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी री इश्यू की एंट्री देगा तो कंपनी उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि री इश्यू करते समय शेयर्स कितने का माना गया है, मतलब कितना पेड अप माना गया है। ठीक, तो जितना पेड अप माना जाए उसी के बेस पे हम देखते हैं। 100 रुपये कॉल किया है, 100 रुपये का शेयर है, कंपनी 80 कॉल की है। हो सकता है कि री इश्यू के समय कंपनी उसको पेड अप कितना मान ले रही हो, 100, तो 100 पे ही एंट्री करेंगे। अब 100 का शेयर 100 पे री इश्यू हो रहा है, तो री इश्यू किस में हो गया, पार पे। ठीक, री इश्यू प्रीमियम पे भी हो सकता है, तो प्रीमियम पे इश्यू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो री इश्यू पे प्रीमियम होगा, प्रीमियम जो री इश्यू के समय प्रीमियम कंपनी मांग रही है उसको क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। जैसे हम लोग इश्यू में प्रीमियम क्रेडिट करते थे वैसे यहाँ भी क्रेडिट हो गया। अगर री इश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है तो याद रखना, इश्यू तो डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, लेकिन री इश्यू डिस्काउंट पे हो सकता है। और ये क्वेश्चन भी अक्सर 1 नंबर में पूछता है। तो कंपनी शेयर्स री इश्यू कर सकती है किस पे, डिस्काउंट पे, यानी फॉरफीचर के बाद अगर दोबारा शेयर री इश्यू कर रही है तो डिस्काउंट पे री इश्यू कर सकती है। अब डिस्काउंट पे कंपनी अगर री इश्यू करेगी शेयर्स को, तो इसमें एक मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी उतना ही दे सकती है जितना शेयर होल्डर एक शेयर पे बिफोर फॉरफीचर पे कर चुका हो। जैसे मान लीजिए कंपनी 100 रुपये कॉल की थी और शेयर होल्डर 60 रुपये दिया था, 40 रुपया नहीं दे पाया था, तो कितना दे चुका था शेयर होल्डर, 60 रुपये फॉरफीचर से पहले। अब री इश्यू करते समय अगर कंपनी उसको डिस्काउंट पे री इश्यू करना चाहती है तो मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 60 रुपीज़ दे सकती है। कितना रुपये दे सकती है, 60 रुपये। जितना शेयर होल्डर पेड कर चुका है उतना ही अमाउंट कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट के रूप में दे सकती है जो शेयर होल्डर पे कर चुका है फॉरफीचर से पहले उन शेयर्स पे। अब यहाँ देखो, हम डिस्काउंट ऑन री इश्यू लिखे, ठीक, लेकिन एक्चुअल में यहाँ डिस्काउंट ऑन री इश्यू ना लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो शेयर फॉरफीचर का हमारे पास बैलेंस है, उसी फॉरफीचर के बैलेंस से हम लोग इसको राइट ऑफ करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन री इश्यू लिखने के बजाय हम लोग यहाँ डेबिट कर देंगे सीधे क्या, शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्या, शेयर फॉरफीचर। समझ में आ रहा है। तो री इश्यू के समय डिस्काउंट जो होगा वो हम राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट को किससे, शेयर फॉरफीचर के बैलेंस से। तो डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, जो डिस्काउंट वाला अमाउंट होता है उसको राइट ऑफ करना है किससे, शेयर फॉरफीचर से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर। अब देखो, शेयर री इश्यू हो गए। री इश्यू करने के बाद शेयर्स का जो बैलेंस, जो फॉरफीचर का बैलेंस है, अगर मान लिया डिस्काउंट देना है तो हमने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया, ठीक। मान लिया हमारे पास यहाँ 60 रुपये था, कितना था हमारे पास, 60। शेयर री इश्यू हो रहा है, री इश्यू हो गया तो 20 रुपये डिस्काउंट इसमें से दे दिया, ठीक। तो अब 60 में से 20 डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में ख़त्म हो गया है, बाकी कितना बचा, 40। तो कंपनी आफ्टर री इश्यू जितना भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा उसको ट्रांसफ़र कर देगी किसमें, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे री इश्यू के बाद जो बैलेंस होगा शेयर फॉरफीचर का उसको ट्रांसफ़र करना है, इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आ रहा है। तो यही एंट्री होती हैं फॉरफीचर और री इश्यू के केस में। और जब भी फॉरफीचर कहेगा तो री इश्यू की भी एंट्री साथ में देगा जरूर, ठीक। अगर कहेगा क्वेश्चन में तो करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। तो ये एंट्रीज समझ में आ गई। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिससे ये सारी एंट्रीज आपकी क्लियर हो जाए।